नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा और ट्रंप प्रशासन की मावेरिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का जारी होना। भारत के लिए ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं क्योंकि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य शक्ति के रूप में एक रणनीतिक भूमिका चाहता रहा है। ये भूमिका भारत को वर्तमान में नहीं दी गई है। दूसरी ओर रूस ने भारत को समान साझेदारी की पेशकश की है, जो कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तैयार किए गए नए विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण में एक रणनीतिक भूमिका से भी अधिक है। और इस वर्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे वैश्विक शासन फैल कहा है। भारत इस भूमिका को नहीं चाहता इस नए विश्व व्यवस्था में समान भागीदार बनने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार चीन के साथ सामान्य संबंध नहीं रखना चाहती। तो मैं इन सब पर चर्चा करूंगा, लेकिन चूंकि ये दोनों विषय बहुत व्यापक हैं, इसलिए मैं अपनी बात को केवल इन दोनों विषयों के प्रासंगिक हिस्सों तक ही सीमित रखूंगा। तो आइए मैं अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से शुरू करता हूं। ये दो भागों में है। एक है ट्रंप की विरासत और दूसरा है ट्रंप की विदेश नीति। जो स्पष्ट है यह कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए विरासत उनकी विदेश नीति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और वे शांति के राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं। एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने युद्धों को समाप्त किया और कोई नया युद्ध शुरू नहीं किया। और उनकी सूची में सबसे ऊपर जिन युद्धों को उन्होंने समाप्त किया, जिन्हें वे कहते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध खत्म किए, उसमें भारत पाकिस्तान युद्ध है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और मैंने ही युद्ध विराम कराया भारत और पाकिस्तान के बीच। अब अगर आप ट्रंप के दावे की जांच करें तो उसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन मोदी सरकार ने जाहिर कारणों से इस युद्ध विराम का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को देने का फैसला नहीं किया है। और इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप खुश नहीं हो सकते, वह भारत से बहुत नाराज हैं। इसका असर पड़ता है। मैं तुरंत ऐसे दो प्रभावों के बारे में सोच सकता हूं। पहला यह है कि जब तक मोदी सरकार सत्ता में है, मुझे ट्रंप की भारत यात्रा की कोई संभावना नजर नहीं आती। और दूसरा यह है कि सिंदूर 2 के मामले में भारतीय सेना को इसे अपनी युद्ध रणनीति में शामिल करना होगा। योजना बनाते समय यह मानना होगा कि जीपीएस उपलब्ध नहीं हो सकता है। अब अगली लड़ाई की बात करें, जो कि यूक्रेन युद्ध है। राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में इस युद्ध को समाप्त करने के इच्छुक हैं और उनकी रणनीति रूस को खतरे के रूप में नहीं देखती। इसके अलावा ट्रंप रूस के साथ व्यापारिक संबंध रखना चाहते हैं और उन्होंने पुतिन को G8 की पेशकश भी की है। लेकिन पुतिन स्पष्ट रूप से इसे नहीं चाहते, क्योंकि वह नए विश्व व्यवस्था की सोच का हिस्सा हैं। चीन के संबंध में इस रणनीति में चीन को सैन्य खतरे के रूप में नहीं देखा गया है। इसलिए चीन के साथ युद्ध या सुरक्षा प्रतिस्पर्धा की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रणनीति में चीन को एक बड़ी आर्थिक चुनौती के रूप में देखा गया है। और जहां तक इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सवाल है, रणनीति यह बहुत स्पष्ट करती है कि वहां के देश और खासकर चीन वैश्विक जीडीपी में 1/3 योगदान दे रहे हैं। और यही वह क्षेत्र है जो मुख्य आर्थिक और भू राजनीतिक युद्ध क्षेत्र होगा, सैन्य युद्ध क्षेत्र नहीं। सिर्फ इस सदी में ही नहीं, बल्कि आने वाली सदी में भी रणनीति के अनुसार। तो यह ट्रंप की विरासत के बारे में था। अब आइए उनकी विदेश नीति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी विदेश नीति के फोकस के बारे में बात करूं, एक बात जो सबसे अलग है वह यह है कि रणनीति यह स्पष्ट करती है कि अमेरिका वैश्विक प्रभुत्व नहीं चाहता, कि अमेरिका हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। वह वैश्विक पुलिसमैन नहीं बनना चाहता। यह हाल के दशकों में पहली सरकार है जो ऐसी बात कह रही है। लेकिन रणनीति यह भी जोड़ती है कि अमेरिका किसी भी अन्य देश को क्षेत्रीय या वैश्विक भूमिका, प्रभुत्व की भूमिका निभाने से रोकेगा। स्पष्ट रूप से इसका संदर्भ रूस और चीन से है, लेकिन रणनीति इन दोनों महाशक्तियों को बराबरी का दर्जा देती है, जो एक बार फिर अमेरिका के लिए पहली बार है। अब जहां तक उनकी विदेश नीति के फोकस की बात है, वह बहुत ही सरल है। वह है अमेरिका फर्स्ट, जो वह शुरू से ही कहते आ रहे हैं। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को
और अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध बनाया जाना चाहिए कि अमेरिका पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली देश होना चाहिए। और इसे हासिल करने के लिए रणनीति अपने सहयोगियों और साझेदारों की बात करती है, जिसमें भारत भी शामिल है। वास्तव में अमेरिका के उत्थान के लिए अमेरिका के साथ मिलकर बहुत सारा भारी भरकम काम करना, लेकिन जहां तक सवाल है, उनका मानना है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सभी बड़े कार्य, भारी कार्य खुद ही करने चाहिए और अमेरिकी समर्थन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब चीन के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, चीन को एक बड़ी आर्थिक चुनौती के रूप में देखा जाता है, लेकिन रणनीति यह बहुत स्पष्ट कर देती है कि चिंता भारतीय महासागर क्षेत्र नहीं है, चिंता पश्चिमी प्रशांत है। और ये वही है जो रणनीति में नहीं कहा गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि रणनीति में पश्चिमी प्रशांत ही चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि वहीं पीएलए का होम बेस है। और अगर पीएलए अपने होम बेस से संचालित होता है तो उसके पास विरोधी के मुकाबले बहुत बड़े फायदे हैं, जो हजारों मील दूर से आ रहा है। इसलिए रणनीति का फोकस पश्चिमी प्रशांत पर है। यहाँ यही बात महत्वपूर्ण है। ये कहना है कि जैसे जैसे अमेरिका की आर्थिक प्रगति होती है, अपने सहयोगियों के साथ उसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता को लगातार मजबूत करते रहना होगा, क्योंकि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता और भी बढ़ती जाएगी कि संचार के मार्ग खुले रहें, कि चीन पश्चिमी प्रशांत में उन पर कोई प्रतिबंध न लगाए और चीन उन संचार मार्गों पर टोल सेवाएं शुरू न कर दे। तो बात यह है कि इसके साथ साथ रणनीति कहती है कि विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाने की आवश्यकता है, जिसे वह ओवरमैच मिलिट्री कैपेबिलिटीज कहता है। अब यहां एक बार फिर, सबसे पहले यह अमेरिका द्वारा अपनी रणनीति में एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि वर्तमान में उसके पास पश्चिमी प्रशांत में पीएलए के खिलाफ कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है और इसलिए इसे बनाना है। और दूसरी बात यह है कि एक बार फिर वह यहाँ के सहयोगियों, विशेष रूप से जापान और दक्षिण कोरिया से अपनी रक्षा के लिए और अधिक करने की अपेक्षा करता है और अमेरिकियों पर इतना निर्भर न रहने को कहता है। और जहां तक अमेरिकियों की बात है, रणनीति कहती है कि अमेरिकी सेना को आधुनिक युद्ध की तैयारी के लिए वार्षिक $1 ट्रिलियन का बजट मिलेगा, क्योंकि यह प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। तो मुख्य बात युद्ध नहीं है, मुख्य बात है सैन्य श्रेष्ठता की क्षमता या एक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता। अब बात करते हैं भारत की। रणनीति के अनुसार भारत से दो चीजें अपेक्षित हैं। पहली बात यह है कि इसमें भारत के साथ व्यावसायिक सौदों की बात की गई है, और यह हम पहले से जानते हैं कि इस साल 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे, भारत ने अमेरिका के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए थे, जहां मुख्य शब्द है मिशन 500। तो वर्तमान में दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है, जो सालाना $200 अरब से कम है, उसे अगले 5 वर्षों में, यानी 2030 तक $500 अरब तक पहुंचाना है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। विशेष रूप से इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, बड़ी टेक्नोलॉजी और ऊर्जा शामिल है। तो ये सब भारत पहले ही प्रतिबद्ध कर चुका है। और भारत से जो दूसरी अपेक्षा है वह यह है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में एक गैर सैन्य भूमिका निभाए और एक सुरक्षा भूमिका निभाए, न कि सैन्य भूमिका। और सुरक्षा भूमिका में हम पहले से जानते हैं कि भारत क्या कर रहा है, वह क्वाड साझेदारों के साथ मिलकर कर रहा है। यह खुफिया जानकारी एकत्र कर रहा है, यह खुफिया जानकारी का संलयन कर रहा है, और अब समुद्र के नीचे केबल्स बनानी होंगी ताकि संलयन के बाद जो जानकारी एकत्र की जाती है वह सुरक्षित और संरक्षित तरीके से आवश्यक स्थान तक पहुंचाई जा सके। तो दूसरे शब्दों में, इसमें कोई भी संचालनात्मक भूमिका नहीं है, इसमें कोई भी युद्धक भूमिका नहीं है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, भारत के लिए कोई भी सैन्य भूमिका नहीं है। इन सब बातों से भलीभांति अवगत होते हुए भी भारतीयों ने जो किया है वह यह है कि देखिए, ये सब रणनीति सामने आने से पहले ही झाग था कि ट्रंप की सोच इसी दिशा में जा रही है, इसलिए यह कोई रहस्य नहीं है। और फिर भी अक्टूबर 2025 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मलेशिया के कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष पीट हेग्सेट के साथ मिलकर भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी ढांचे को 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया है।
और जब ये हुआ था, तब मैंने अपने वीडियो में तर्क दिया था कि भारत को इसे स्थगित रखना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ किस तरह के संबंध चाहते हैं इस बारे में अच्छे संकेत नहीं थे। लेकिन भारत ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और इसमें एक मुख्य बात इंट्रोनेपरेबिलिटी है। इसका मतलब है कि युद्ध के सभी क्षेत्रों में अमेरिकी मदद की आवश्यकता होगी या उसकी मांग की जाएगी। तो जहां तक भारत का सवाल है, मामला यही है। अब दुनिया में केवल एक ही देश है जिसे रणनीति में पूरी तरह से दुश्मन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और वह है ईरान, क्योंकि मध्य पूर्व पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह क्षेत्र अमेरिका के लिए अशांत क्षेत्र है और ईरान को दुश्मन इसलिए माना गया है क्योंकि वह वहां प्रभुत्व चाहता है, और इसके साथ ही उसने समुद्री मार्गों में भी असुरक्षा पैदा कर दी है। तो अब ईरान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यह रणनीति के मुख्य फोकस में से एक है, और जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में पहले ही चर्चा की है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी भूमिका, एक रणनीतिक भूमिका दी गई है। और इसका एक प्रमाण यह है कि नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, जो जनवरी 2026 में दिल्ली में पदभार संभालेंगे, वे भारत में अमेरिकी राजदूत होने के अलावा उन्हें दक्षिण एशिया और मध्य एशियाई गणराज्य में विशेष दूत की भूमिका भी दी गई है। तो मेरा जो कहना है वह यह है कि यह रणनीति में कहा नहीं गया है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका की वर्तमान व्यवस्था में वे पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को यूरेशिया के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखते हैं। और यहाँ पाकिस्तान की एक रणनीतिक भूमिका है। मैं उन विवरणों में नहीं जाऊंगा। तो मेरा कहना यह है कि ट्रंप प्रशासन के तहत पाकिस्तान को एक रणनीतिक भूमिका दी गई है, लेकिन भारत को ट्रंप प्रशासन के तहत रणनीतिक भूमिका से वंचित रखा गया है। अब राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा की बात करते हैं। अब बहुत सारे द्विपक्षीय समझौते हुए हैं और मैं उनके विवरण में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। उनके बारे में और मुख्य बिंदु ये है, मुख्य समझौतों में से एक रक्षा क्षेत्र में है, जहां रूसियों से काफी समर्थन की आवश्यकता होगी, और रूस भारत के विश्वसनीय और लंबे समय से साझेदार रहे हैं। और रक्षा तथा अन्य समझौतों के बारे में मुख्य बात यह है, जो राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान किए गए हैं, कि रूस दुनिया का एकमात्र देश है जिसने पहले भी भारत को यह वादा किया था और अब भी भारत को तकनीकी जानकारी देने का वादा किया है। इसका मतलब है तकनीक साझा करना, जो कोई और देश नहीं करता। और दूसरी बात जो भारत ने चाही थी और रूस ने दी है, वह है 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए समर्थन। क्योंकि भारत में अधिकारियों की बातों से यह स्पष्ट है कि भारत या प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन हो। 2026 का आयोजन उतना ही बड़ा और सफल हो जितना कि 2023 में भारत में हुआ G20 सम्मेलन था। अब यहाँ रूसियों ने पूरी तरह से समर्थन दिया है, लेकिन रूस जो चाहता है उसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और राष्ट्रपति पुतिन के यहाँ आने से कुछ दिन पहले यह बात रूस के भारत में राजदूत डेनिस एलिपोव ने एक समाचार चैनल को कही थी, और उन्होंने कहा कि भारत को आरआईसी फ्रेमवर्क को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। आरआईसी का मतलब है रूस, भारत, चीन, और उन्होंने दो कारण बताए कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, उन्होंने कहा कि अगर इस आरआईसी को फिर से जीवित किया जाता है तो यह विश्व राजनीति में एक निर्णायक शक्ति बन सकता है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि आरआईसी भारत और चीन के बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा देने में मदद करेगा। और मैं डेनिस एलिपोव द्वारा कही गई दोनों बातों से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि भारत चीन के साथ सामान्य संबंध नहीं रखना चाहता। विदेश मंत्री जयशंकर ने हमेशा यह कहा है कि भारत और चीन के सामान्य संबंधों में जो बाधा आ रही है वह सीमा विवाद है, और सीमा पर शांति और स्थिरता होनी चाहिए। सिर्फ 2 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स समिट में जब जयशंकर बोल रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, सीमा जो कि भारत और चीन के बीच
वास्तविक नियंत्रण रेखा है, शांतिपूर्ण है, वहां स्थिरता है। लेकिन अब उन्होंने चीन के साथ सामान्य संबंध न होने के लिए अपनी शर्तें बदल दी हैं। यह सब बेहतर तरीके से तब हो सकता है जब भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध हों। फिर आधिकारिक स्तर पर दोनों पक्ष बैठकर इन सभी मुद्दों पर आपसी संतुष्टि के लिए चर्चा कर सकते हैं। तो जो जयशंकर स्पष्ट रूप से कहने में हिचक रहे हैं, वह यह है कि भारत चीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं चाहता, क्योंकि भारत अभी भी चीन को एक महाशक्ति के रूप में नहीं देखता है। यह वही बात है जिसे ट्रंप प्रशासन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में स्वीकार किया है, क्योंकि भारत देशवासियों को यह आभास देना चाहता है कि उसका उदय चीन के उदय के बराबर है, जिससे वह प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जो कि वास्तव में सच नहीं है। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि चीन का उदय ही वह कारण है जिसने मौजूदा विश्व व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। तो इसके कुछ निहितार्थ हैं और मैं सीधे 3 के बारे में बात करना चाहता हूं। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित है। आइए वहीं से शुरू करते हैं। 2026 का ब्रिक्स, जिसके लिए मैंने कहा कि भारत जिम्मेदार है और जिसे रूस ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। अब समस्या यह है कि चीन के समर्थन के बिना भारत में ब्रिक्स सफल नहीं हो सकता और रूस ऐसा नहीं करेगा। चीन पर दबाव डालें, उन्हें बताएं, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां हैं, कि उन्हें क्या करना है ये चीनी खुद तय करेंगे। और जहां तक चीन की बात है, हमने देखा है कि जब से भारत ने जम्मू और कश्मीर से 370 हटाया है, तब से चीन ने पाकिस्तान का पूरी मजबूती से समर्थन किया है। और हम ये जानते हैं, पाकिस्तान पहले ही ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन कर चुका है, साथ ही ब्रिक्स बैंक, जो कि नया विकास बैंक है, के लिए भी। और हम यह भी जानते हैं कि सदस्यता प्राप्त करने के लिए ब्रिक्स के 5 मूल देश और नेशनल डेवलपमेंट बैंक के वही 5 देश सभी की सहमति से फैसला होता है। और उन 5 देशों में से भारत न तो पाकिस्तान को साझेदार देश के रूप में और न ही ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने के पक्ष में होगा, और न ही वह पाकिस्तान को नेशनल डेवलपमेंट बैंक में शामिल करने के पक्ष में होगा। तो यह चीन के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। मैं देख सकता हूं कि चीन की ओर से भारत को उसके अपने ब्रिक्स के लिए समर्थन मिलने की संभावना है। और फिर जहां तक ब्रिक्स का सवाल है, अमेरिका की रणनीति से यह स्पष्ट हो जाता है कि ट्रंप को भारत और चीन के बीच सामान्य संबंधों में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या यह है कि भारत ब्रिक्स में है और समस्या है भारत की 2026 में ब्रिक्स अध्यक्षता। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति में बार बार कहा गया है कि डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बने रहना चाहिए, और जो ब्रिक्स करने की कोशिश कर रहा है वह दुनिया में किसी के लिए भी स्पष्ट है। वह डॉलर को बदलना नहीं, बल्कि विभिन्न तरीकों से डॉलर को हटाना चाहता है, और यह राष्ट्रपति ट्रंप के लिए स्वीकार्य नहीं है। तो यह भी ना भूलें कि ऑपरेशन सुंदर फिलहाल रुका हुआ है, और अगर ये रोक हटाई जाती है तो हमें पहले से ही पता है, पाकिस्तान सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वह चीन के साथ 45वीं पीढ़ी के J-30-35 विमान, KJ-500 एवाक्स और HQ-90 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2026 भारत के लिए एक अशांत वर्ष होगा। अब किसी भी स्थिति में अगर भारत के चीन के साथ सामान्य संबंध नहीं है, तो मेरा मानना है कि भारत की विदेश नीति उस आदमी की तरह होगी जो 2 अस्थिर स्टूल्स पर खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। और वे 2 अस्थिर स्टूल्स हैं अमेरिका और रूस। ये काम नहीं करेगा। तो भारत के पास शांति का एकमात्र रास्ता है, और शांति के कारण ही विकास संभव है। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बार बार कहा है, भारत को RIC के माध्यम से चीन के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है, और भारत को पाकिस्तान के साथ भी बातचीत शुरू करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि जयशंकर ने भी कुछ बार कहा है कि भारत का उदय अस्थिरता और उतार चढ़ाव के बीच होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो मोदी सरकार की विदेश नीति निश्चित रूप से सही रास्ते पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।